Good morning, students. We will discuss today the law of इक्वी-मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा नियम है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का ये दूसरा इम्पॉर्टेंट नियम है और इस नियम को सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन भी कहते हैं, यानी गॉसेन का दूसरा नियम। इस नियम को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको लेफ्टविच ने कहा द जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसको हिब्डन ने कहा लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। इस नियम को लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। ये नियम क्या है? देखिए, ये इस नियम से ये पता चलता है कि एक कंज्यूमर को अपनी इनकम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करनी चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। ठीक है। तो ये नियम बतलाता है कि कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए कि हर वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। ठीक है। इस नियम को रॉबिन्स ने लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा, क्योंकि ये नियम इकोनॉमिक्स के सभी सेक्शंस पर अप्लाई होता है, चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक फाइनेंस है। तो द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने कहा कि इफ़ ए पर्सन हैज़ अ थिंग which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. कि अगर एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है तो उसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हर वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से उसको समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। ठीक है। अब ये जो नियम है ये कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं। वो क्या क्या है कि यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है कि उपयोगिता को हम गणनावाचक रूप में 1, 2, 3, 4 के नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। दूसरी एजम्पशन है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल यानी समझदार है, विचारवान है और वो अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तीसरी एजम्पशन है कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है। फोर्थ है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। फिफ्थ एजम्पशन है वस्तुओं की कीमतें कांस्टेंट हैं। सिक्स्थ एजम्पशन है जो वस्तु है वो डिविजिबल है, विभाज्य है, यानी उसको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगली एजम्पशन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम अप्लाई होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो अप्लाई होता है। ठीक है। अब हमने इस नियम को एक्सप्लेन करना है, तो इस नियम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और टेबल और डायग्राम की हेल्प से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में रुपीस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, रुपीस, marginal utility of apples, marginal utility of mangoes। दो कमोडिटीज हमने ली हैं। ठीक है, एप्पल्स एंड मैंगोज।
राइट। कंज्यूमर के पास सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास 5 रुपीज़ हैं। ₹5 हैं, ठीक है। और एप्पल से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो कितनी है? फर्स्ट एप्पल से 12, सेकंड से 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, राइट। मैंगो से कितनी मिलेगी? 10, 8, 6, 4, 2। ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी आपको मालूम है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजप्शन बढ़ाते हैं उसकी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है, राइट। अब देखिए, सपोज एप्पल्स की कीमत 1 रुपया है, मैंगोज़ की कीमत भी 1 रुपी है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है कि दोनों की प्राइस 1 रुपी है और उसके पास, कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ हैं। तो उसको ये 5 रुपीज़ इन दो कमोडिटीज़ के ऊपर किस प्रकार से खर्च करने चाहिए जिससे कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके, अधिकतम हो सके। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि हर वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। देखिए, अगर वो पहला रुपया एप्पल्स पर खर्च करता है तब उसको 12 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, और अगर वो पहला रुपया मैंगोस पर खर्च करता है तब उसको 10 मिलती है। तो पहला रुपया वो किस पर खर्च करेगा? मैंगोस पर खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ से उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा रुपया वो, पहला रुपया एप्पल्स पर खर्च करता है, दूसरा रुपया वो मैंगोस पर खर्च करेगा, मैंगोस से उसको 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता मिल रही है। और तीसरा रुपया वो एप्पल्स पर खर्च करेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे रुपये से और तीसरे रुपये से उसको बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। उसके बाद चौथा रुपया वो यहाँ पर खर्च करेगा मैंगोस पर, और 5वां रुपया वो एप्पल्स पर खर्च करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के वो 3 रुपये एप्पल्स पर और 2 रुपये मैंगोस पर अगर खर्च करता है तब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। कितनी होगी उसकी टोटल यूटिलिटी? 12 + 10 + 8 + 10 + 8, ठीक है। 12 + 10 22 + 8 30 40 48। उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 48 यूनिट्स इस प्रकार से उसको मिलती है, ठीक है, 48 यूनिट्स, राइट। अगर वो अपनी इनकम को किसी भी और ढंग से खर्च करता है, अगर वो यहाँ पर 4 रुपये खर्च करता है, यहाँ पर 1 रुपया खर्च करता है, या यहाँ पर 3 करता है, यहाँ पर 2 करता है, तब उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 48 से कम ही आएगी। इनकम का कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन आप लेकर के ट्राई कर सकते हैं, उसको इतनी टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से मिलेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक लिया गया है, ठीक है। हर वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से, यहाँ पर 3 रुपये खर्च किए तो अंतिम रुपए से उसको 8 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। यहाँ पर उसने 2 रुपये खर्च किए तो अंतिम रुपए से उसको 8 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो दोनों वस्तुओं पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से उसको समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको प्रोवाइड करेगा, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन उसको जो है वो इतनी संतुष्टि नहीं देगा, ठीक है। अब हमने इस नियम को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो करना है। इसी टेबल के अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम बनाना है। अब हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस पर हमने रुपीज़ लिए हैं और ओ वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी ली है। पहले वाले डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स है और दूसरे वाले डायग्राम में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोस का कर्व शो करना है। ये है एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट से 12 फर्स्ट रुपी अगर एप्पल्स पर स्पेंड किया जाए
तो कंज्यूमर को 12 यूनिट सीमांत उपयोगिता मिलती है। अगर दूसरा रुपया खर्च किया जाए तो 10 मिलती है, तीसरा रुपया खर्च किया जाए तो 8 मिलती है, चौथा रुपया खर्च किया जाए तो 6 यूनिट मिलती है और पांचवा रुपया खर्च करने पर 4 यूनिट मिलती है। और दूसरे डायग्राम में हमने मैंगो से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया है, जो कि 10, 8, 6, 4 और 2 है। 8 पर अगर कंज्यूमर 3 रुपये एप्पल्स पर खर्च करता है और 2 रुपये वो मैंगोज पर खर्च करता है, तब उसको ये 8 पर लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कि अगर कंज्यूमर 3 रुपये एप्पल्स पर खर्च करता है तो अंतिम रुपये से उसको 8 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, और 2 रुपये अगर वो मैंगोज पर खर्च करता है तब उसको 8 इकाई मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो इस प्रकार से अगर ये कंज्यूमर इस ढंग से खर्च करता है तब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। अब दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि अगर ये कंज्यूमर मान लो 4 रुपये एप्पल्स पर खर्च करता है और 1 रुपया मैंगोज पर खर्च करता है, ठीक है, तब उसको कितना बेनिफिट होगा और कितना उसको लॉस होगा। तो टेबल में तो हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 48 से कम हो जाएगी अगर वो किसी और ढंग से खर्च करता है तो, ठीक है। इसी चीज़ को हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। मैं इसी डायग्राम में शो कर रही हूँ, लेकिन आपने जो है दूसरा डायग्राम बनाना है और दूसरे डायग्राम में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि उसका जो अगर वो किसी और ढंग से खर्च करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी में हानि होगी। देखिए, अगर वो 4 रुपये यहाँ पर खर्च करता है एप्पल्स पर, अगर वो 4 रुपये एप्पल्स पर खर्च करता है तब उसको ये जो शेडेड एरिया हम दिखा रहे हैं इतनी यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। पहले वो 3 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो 4 रुपये खर्च कर रहा है एप्पल्स पर, तो ये जो शेडेड एरिया है, दिस एरिया, ये उसका क्या है, गेन है जी, ठीक है। इतना उसको यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में गेन होगा, लाभ होगा। और यहाँ पर अगर वो 2 रुपये की बजाय 1 रुपया खर्च करता है तब उसको ये जो शेडेड एरिया है ये उसको यूटिलिटी की हानि होगी। दिस विल बी द लॉस, ठीक है। तो दिस इज गेन, दिस इज लॉस। ये आप डायग्राम को देख के ही बता सकते हो कि लॉस वाला एरिया बड़ा है और गेन वाला एरिया छोटा है, यानी कि कंज्यूमर को लॉस ज़्यादा हो रहा है और गेन कम हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि इनकम का कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन उसको इतनी टोटल यूटिलिटी नहीं देगा जितनी कि अगर वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से खर्च करता है, ठीक है, तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी, अधिकतम उपयोगिता उसको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस नियम को एक्सप्लेन किया। अब हम इस नियम की मॉडर्न स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस नियम को हम मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। तो इस नियम के मुताबिक जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में तब होगा जब ये कंडीशन पूरी होगी। कंडीशन क्या है कि जितनी भी कमोडिटीज़ पर वो खर्च कर रहा है, मान लीजिए 2 हैं, ए और बी, तो दोनों वस्तुओं की से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो बराबर होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए कमोडिटी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बी कमोडिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ बी कमोडिटी, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी कमोडिटी, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा वस्तुएं हैं, सपोज अगर
गुड्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं तो भी यही कंडीशन रहेगी कि सभी वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो, ये देखिए 3 कमोडिटीज़ है मान लीजिए, तो एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो शुड बी इक्वल टू, बी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो शुड बी इक्वल टू सी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो, ठीक है, अप टू एन। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटीज़ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ marginal utility of nth commodity divided by price of nth commodity, ठीक है। तो दिस इज द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो ये हमने देखा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इसके अंतर्गत जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।